ऐसा लेटर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी का? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी गाइस कम्युनिकेशन यानी संचार का जो कौशल है छात्रों का, है ना, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हम सभी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का स्किल है यानी संचार का जो कौशल है, स्किल है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। 5 ऑप्शन आपके पास है, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया, बेहतरीन और शानदार करने के लिए हम कर सकते हैं। पहला, आस्किंग जनरल क्वेश्चन यानी सामान्य प्रश्न पूछकर, एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाकर, या फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग यानी समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित करके, डिस्क्रिमिनेंट यूज ऑफ वोकैबुलरी, या लिमिटेड लिसनिंग। ऐसा कौन सा पॉइंट है गाइस जो आपको लग रहा है कि अगर आपको कम्युनिकेशन अपना अच्छा करना है तो ये तो भैया होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको अपना इंप्रूव करना है तो इन 5 में से कौन कौन आपको लग रहा है? कोई एक भी 1 अगर 2 आप 3 बता दें। ऑप्शन डी होगा सर। Option A. देखिए गाइस, अगर हम एलिमिनेट भी करें, अगर हम एलिमिनेट भी करें गाइस, तो जो 5वां वाला है लिमिटेड लिसनिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि अ गुड स्पीकर मस्ट बी अ गुड लिसनर, यानी जब आप अच्छा से सुनोगे तभी अच्छा बोल भी पाओगे। तो एक अच्छा वक्ता को एक अच्छा श्रोता होना जरूरी होता है। ये आपने सुना होगा कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता भी है, यानी जिसमें सुनने की क्षमता है ना। अगर आप अच्छे से सुन रहे हो ना तो ही आप अच्छा बोल भी पाओगे। और अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को बस बोलते हो, तो कभी आप एक अच्छे वक्ता यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी बेहतरीन नहीं हो सकता। तो 5वां तो नहीं होगा ना। तो 5वां जैसे ही कटा गाइस, आपका सी और डी ऑप्शन चला गया, क्योंकि सी और डी में 5-5 बचा। ए और बी, अब ए और बी में आप बताइए क्या हो सकता है। फर्स्ट भी नहीं होगा सर, फर्स्ट भी नहीं होना चाहिए सर। आस्किंग करके क्वेश्चन 1, 2 and 3. Option A. हाँ गाइस, आपको यहाँ पे 1 और 4 में एक एलिमिनेट करना है, क्योंकि 2 और 3 तो कॉमन है भाई। 1 और 4 में एक को एलिमिनेट करो, ज्यादा मजबूत कौन है? वोकेबलरी का यूज करना या सर, फिर वोकैबुलरी का यूज करना तो जरूरी है ना सर, बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल से। बिल्कुल। लग रहा है देखिए यहाँ सर। पे, सर बी आएगा सर इसका आंसर। हाँ ये हट देखिए जाएगा, गाइस, आस्किंग जनरल क्वेश्चन नहीं है। Yes, sir. B आगे आएगा. सर. क्योंकि गाइस कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? जो एक जनरल टॉक है, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, ये तो जनरल है ना। लेकिन गाइस इसी में जब आप कहते हो ना मैं शयन कर रहा हूँ, या मेरा अब आराम का समय, यानी गाइस, या इंग्लिश में जब आप बात कर रहे हो तो एक अच्छा वर्ड जो गाइस सामान्य जीवन में लोग नहीं यूज कर रहे, जब आप वो बोलोगे तब ना आपको लोग थोड़ा अलग मानेगा। और जैसे सब लोग बात करते हैं घर में, या यू कैन से वैसे बात करोगे तो कौन सा आपका फिर मानता हो गया। ऐसे में वोकेबलरी, डिक्शन, वर्ड्स का आपको सिलेक्शन बड़ा जरूरी है। जब आपके पास अच्छा वोकेबलरी होगा और आप बोलते समय उन चीजों का प्रयोग करेंगे, तो आपका ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ भाई इनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। तो एक पहले के मुकाबले का ये 4 ज्यादा मजबूत है ना। पहला भी ठीक है लेकिन चौथा ज्यादा मजबूत है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 2, 3 और 4 यानी नया टेक्नोलॉजी, ये तो जरूरी है ही। दूसरा गाइस, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को और ज्यादा बढ़ाना, ये जरूरी है। और वोकेबलरी का अच्छा यूज, है ना, यानी बोलना आपको सामान्य ही है, लेकिन सामान्य बोलते बोलते कुछ ऐसा वर्ड का प्रयोग करो जो लोग नहीं करते हैं, तब ना आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो 2, 3, 4 ठीक है, क्लियर है गाइस सभी का? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, which of the following is indicative of innovations in evaluation system at present? गाइस टीचिंग के अंदर आप सबने इवैल्यूएशन पढ़ा है, मूल्यांकन। तो आप बताइए गाइस, ये 4 ऑप्शन में से वर्तमान में कौन सा ऐसा प्रणाली है जिसको हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी इनोवेशन के तौर पे हमारे एजुकेशन में वो चल रहा है आजकल इवैल्यूएशन के तौर पे। सेमेस्टर, प्रोजेक्ट, जी सर, चॉइस बेस्ड स्टडी सिस्टम। सीबीसीएस। सभी लोग बताएं अभी वर्तमान में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ना, बिल्कुल Yes. सीबीसीएस, Yes, sir. सी फॉर कैलकाटा।
नेक्स्ट देखिए गाइस, आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में, मतलब भरा हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, यानी 150 क्वेश्चन आता है पेपर 1 पेपर 2 में, तो मुझे लगता है करीब 50 क्वेश्चन तो ऐसा ही मिलेगा आपको, स्टेटमेंट और असर्शन वाला। ठीक है जी, जिसमें आपका आईक्यू, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है गाइस कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज अ प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विटी इन एजुकेशन। यानी सर गाइस शैक्षिक जी सर वो पहला हो जो, रहा था, स्क्रीन नहीं हो रहा था इसीलिए सर बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, अब दिख रहा है ना। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इज अ प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विटी इन एजुकेशन। यानी गाइस शैक्षिक अवसरों की समानता शिक्षा में समता प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त है। गाइस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज अ प्री कंडीशन फॉर अचीविंग इक्विटी इन एजुकेशन। यानी गाइस जो आपको शिक्षा का अवसर है, आप समझ रहे हैं, आपको शिक्षा का अवसर मिलेगा तब ना आप बेहतर करेंगे। अब आपको शिक्षा का अवसर ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है फिर। तो शिक्षा का जो अवसर है उसमें अगर इक्वालिटी आएगा तो कहीं ना कहीं एजुकेशन ऑटोमेटिकली बढ़िया होने लग जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 कहता है कि सबसे पहले आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दो सबको, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय नस्ल की कहीं का हो, इक्वालिटी दो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गाइस कि इक्वालिटी इन एजुकेशन कैन बी अचीव्ड विदाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। यानी गाइस शिक्षा में जो समानता है, इक्वालिटी इन एजुकेशन मतलब समानता शिक्षा में, उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं विदाउट इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी गाइस अगर हम सबको शिक्षा का समान अधिकार नहीं देंगे तभी हम शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सही है कौन गलत है, बताइए। सर सेकंड गलत है, पहला फर्स्ट सही है लेकिन तीसरा गलत। फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। फर्स्ट इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी। यस सर, यस सर, यस सर। Yes, sir. सभी लोग देखिए, पढ़िए अपने लेवल पे, एक बार अपने लेवल पे पढ़िए इसको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी गाइस ऑब्वियस सी बात है कि जब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा तब ना आप इक्विटी पाएंगे एजुकेशन में। ठीक है, तो ये चीज है। ये बताइएगा, इज द वर्ड ब्लॉग इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, यानी ब्लॉग जो शब्द है वो किससे बना है, माई लॉग, वेबलॉग, ई ब्लॉग या ब्लॉगर। ब्लॉग शब्द कहां से आया है, ब्लॉग कहां से आया है, माई लॉग, वेबलॉग, ई ब्लॉग या ब्लॉगर, कहां से ब्लॉग आया है। गेस करिए ब्लॉग शब्द कहां से आया है, इन चार में से एक ऑप्शन है। Sir, option B. ऑप्शन डी। B. बी आर डी, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर डेनमार्क। वेबलॉग। Sir, डैन सर डी। D, option D. बी ऑप्शन वेबलॉग। द करेक्ट आंसर इज वेबलॉग, बी फॉर बॉम्बे। वेबलॉग यहां से बना है, देखो वी ब्लॉग, अगर इसको आप अलग अलग करके पढ़ोगे तो क्या बन रहा है, वी ब्लॉग। तो यहां से आया है ब्लॉग, वेबलॉग से। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बता देंगे आप। गाइज एक तरफ आपका मीडियम है, दूसरा तरफ एग्जाम्पल है। मीडियम में जैसे मान लीजिए आपको समाचार पत्र दिया हुआ है, रेडियो एवं दूरदर्शन है, सामाजिक मीडिया है, मल्टीमीडिया है, और इधर आपका नेटवर्किंग है, ग्राफिक्स है, ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडसीट। अब आपको गाइज ना मैच करना है, न्यूज़पेपर किससे मैच होगा, रेडियो एंड टेलीविजन किससे मैच होगा, सोशल मीडिया किससे होगा, मल्टीमीडिया किससे होगा। तो किसी एक को पकड़े आप, सभी आ जाएगा पकड़ में। डी ऑप्शन होगा सर। बताइए, किसी सर एक को डी का पकड़ में आ, डी का फर्स्ट। कोई एक अगर पकड़ में आ जाए तो सारा पकड़ में आ जाएगा। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, सोशल मीडिया है, मल्टीमीडिया। सर डी का फर्स्ट होगा। न्यूज़पेपर सर फर्स्ट का फोर्थ होगा। सर ब्रॉडकास्ट। मल्टीमीडिया इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग। मल्टीमीडिया रेडियो का एंड तो टेलीविजन का प्रसार बी का फोर्थ। सर रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण होता है, तो प्रसारण बी का 4 होगा। बी का फोर्थ। तो इस
जी और सर। डी का ये फर्स्ट। सही है। इसके बेस पे आंसर ए आ सर जाएगा। ए ही करेक्ट है। ए हम्म। ऑप्शन सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी ए का 4 आप बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर का ब्रॉडकास्टिंग होता है। अच्छा, ए का 3, नहीं ए सर, न्यूज़पेपर का रेडियो ब्रॉड, रेडियो और दूरदर्शन ए का का 3 प्रसारण होगा। होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। का 4 होगा ना, मतलब रेडियो दूरदर्शन का प्रसारण होना चाहिए। मल्टीमीडिया सर ऑप्शन में ब्रॉडकास्ट। ए का 3 बी का 4 है सर। तो ए, प्रसारण तो सिर्फ रेडियो ए का फॉर ही होता अमेरिका। है। बी, हाँ सर, ए आंसर। सर आंसर ए होगा। ए यस सर, ये आंसर है। पेपर इज फॉर सर ठीक बट है। इसमें ना एक ऑप्शन ए होगा प्रॉब्लम है लेकिन क्योंकि सोचो, B का सर, 4 इसमें ए में भी 3 दे रखा है और डी में भी 3 दे रखा है, जबकि डी का जो आंसर वो 2 आना चाहिए। डी का 2 होगा। ये सर B क्योंकि का ये ये गलत मल्टीमीडिया है। में ऑडियो होगा वीडियो क्योंकि ग्राफिक्स सब कुछ टेलीविजन आता इज है। रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग ऑप्शन ए होगा मिस्टेक है, डी का 2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये सर। टाइपिंग मिस्टेक है, डी का 2। ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सर ठीक है, बी का क्योंकि न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्टिंग से रिलेट होगा। हाँ, पेपर का आपका हो गया ब्रॉडशीट, रेडियो का हो गया आपका ब्रॉडकास्टिंग, सोशल मतलब नेटवर्किंग का जमाना है, और मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स। ए अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस सभी का? यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है गाइस, इंटरएक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोवाइड फॉर अ न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी गाइस इंटरएक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम, मल्टीमीडिया हम सबके पास है गाइस, आजकल सभी के पास मल्टीमीडिया का जमाना है, आपके फोन में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सब कुछ आता है ना। तो जो मल्टीमीडिया और इंटरएक्टिव सिस्टम आजकल चल रहा है, दैट प्रोवाइड फॉर अ न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑब्वियसली आज के दौर में गाइस मल्टीमीडिया के जमाने में एक नया संस्कृति पैदा हो गया है टीचिंग लर्निंग में, ऑनलाइन ब्लेंड मोड, है ना। दूसरा कथन बोलता है कि वर्चुअल क्लासरूम कन्वर्ट स्टूडेंट इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स। जैसे मान लीजिए गाइस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअल क्लास चला रहे हैं, मैं आपको मतलब मैं आपको देख नहीं पा रहा, बट बस पता है कि हाँ भाई आप क्लास में मेरे को सुन रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो नोबडी नोज, बस सुन रहे हो ये पता है। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या स्टूडेंट को तब्दील कर रहा है इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड, यानी भावना विहीन बना रहा है आपको। एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम क्या भावना विहीन बना रहा है छात्रों को? क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों गलत है, क्या लगता है? सर आई थिंक सी। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज रॉन्ग। हाँ बताइए क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, गेस करिए, फिर ऑप्शन सी। गेस करें आप, क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। देखो पहला वाला तो ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ कि मल्टीमीडिया के आने से एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर आया है टीचिंग और लर्निंग में। दूसरा वाला का ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि वर्चुअल क्लासरूम आज के समय की जरूरत है, और ये अगर सेंसलेस बनाता ना तो कभी इसको प्रमोट नहीं किया जाता, तो सेंसलेस नहीं होता है ये, तो ये गलत है। यानी सी फॉर कैलकाटा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये वाला ठीक होगा। क्लियर है ये सभी का? बोलिए, यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल एंड पॉजिटिव कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। गाइस अभी हम लोग जैसे क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में बातचीत कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब कक्षा में बैठ करके बहुत सारे लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ऑप्शन यहाँ पे गाइस 5 है और कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो मददगार है, यानी यूजफुल इन पॉजिटिव कंपोनेंट, यानी क्लासरूम के संदर्भ में सकारात्मक उसका घटक के तौर पे हम उसको देख सकते हैं, यानी क्लासरूम के लिए वो अच्छा थे। ऐसे कौन से 5 में से 2 या 3 है? पहला, ऑप्शन बी। क्लास में आपका रेस्ट्रिक्टिव एक्शन होना चाहिए, यानी प्रतिबंधात्मक, हर चीज पे प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा एम्पैथी, यानी आपको एक सहानुभूति टाइप एम्पैथी, है ना, जो जिसको कहते हैं ना कोऑपरेशन का भाव, एक सहानुभूति सभी के बीच जो है वो होना चाहिए। तीसरा है गाइस पंचुअलिटी, यानी पंचुअलिटी, सब लोग पंचुअल रहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। फॉलो अप, यानी होमवर्क असाइनमेंट वो समय समय पे मिलते रहना चाहिए। ये स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन, यानी एक आपका स्कैटर्ड एक होता है ना कि मतलब कहीं से कहीं का बात करने लग जाना, पढ़ाना है हायर एजुकेशन में बात करने लग गया टीचिंग का।
समझ रहे हैं? तो स्कैटर्ड मतलब एक सर प्रश्न ए की और मत ई नहीं आना। होगा इसमें, क्या लगता है? ए और क्या ई लगता है? ऑप्शन पता है इसमें से बी कौन सा होना चाहिए? सर ऑप्शन बी। सर बी सी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सी सर क्योंकि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, हाँ बताइए बताइए। पंचुअलिटी और फॉलो अप दोनों देखिए होगा तो हमेशा ऑप्शन गाइस, एम्पैथी, डी होगा, एम्पैथी, बी सी डी पंक्चुअलिटी, अगर हम एलिमिनेट भी करेंगे गाइस तो वो ए वाला तो नहीं होगा। फॉलो अप। फॉलो। क्योंकि क्लास में गाइस तो भी रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन सारी एक्टिविटी के ऊपर, और बाकी सब में नहीं होता जी। तो ए वाला तो नहीं होगा, ये नेगेटिव पॉइंट। ए कट गया मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गया तेल लेने, मतलब कट गया मामला, खत्म कहानी। और सी, अब गाइस आप कह रहे हो सर कि पंचुअलिटी और फॉलो अप जरूरी है, यानी सी और डी का होना जरूरी है, और सी और डी के साथ आप कह रहे हैं कि सर बी वाला भी ठीक है इन कंपेयर टू ई, यानी एम्पैथी। तो ऐसे में बी सी और डी, यानी बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। बी बॉम्बे क्लियर है गाइस सभी का? इज इट यस क्लियर? सर। यस सर। सर यस ऐसे सर। ऐसे आपको एलिमिनेट करना होगा एग्जाम में, ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। गाइज यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और चारों गाइज क्या है, टीचर के कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, यानी आप सभी लोग टीचर भी हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, तो टीचर का जो कॉम्पिटेंसी है, यानी आपके शिक्षक की प्रवीणता, वो किस चीज से बिलोंग करता है, बिलोंग टू डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। तो ऐसा कौन कौन सा गाइज, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके टीचर के कॉम्पिटेंसी और आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड से यू कैन से बिलोंग कर रहा है, यानी आपके टीचर का पर्सनालिटी और एटीट्यूड को कौन सिग्निफाई कर रहा है इन 4 ऑप्शन में। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, यानी अपने ऊपर नियंत्रण और आत्म सामर्थ्य की स्थिति, यानी मैनेजिंग और मॉनिटरिंग, यानी क्लास को अच्छे से मैनेज और मॉनिटर ऑप्शन करना, सी लग रहा है, या प्लानिंग प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन, यानी नियोजन और एंड अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन है। या फिर डी सी इज पर्सनलाइजिंग एंड प्लानिंग कॉन्टेक्चुअलाइजिंग। एंड इंस्ट्रक्शन। सर सी विल बी द आंसर। प्लानिंग होना चाहिए। सर सी ऑप्शन। बताइए सी सर, प्लानिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन सी। सी फॉर कैलकाटा। सब लोग बताएं क्या होना चाहिए? टीचर के कॉम्पिटेंसी, खास करके पर्सनालिटी और एटीट्यूड के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, सर यानी ऑप्शन ए। पर्सनालिटी में। सर डी हो सकता है तो। सर प्लानिंग तो ऑप्शन होना ए। चाहिए टीचर। मेरे ये लग रहा है। वैसे तो अपने लेवल पे सब ठीक ही है, कोई ऐसा नहीं है जो नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो इसका एनटीए का जो आंसर बोल रहा है वो सी फॉर कैलकाटा बोल रहा है, यानी इन चारों में जो सबसे प्रबल आंसर है Yes, वो sir. प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन सर क्योंकि प्लानिंग तो ठीक है, होना यानी आपके टीचर, यानी चाहिए आपके टीचर कॉम्पिटेंट, आपके जो भी टीचर हैं उनकी कॉम्पिटेंसी तभी पता लगती है जब वो बहुत प्लान्ड हो और बहुत इंस्ट्रक्टिव हो, यानी समय समय पे जब भी जरूरत पड़े आपको इंस्ट्रक्शन देते रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी मार्गदर्शन करना जिसको आप कहते हैं, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शक, निर्देशन। तो प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी जो है वो भी अपनी जगह ठीक है, बट ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव। गाइस यहाँ पे 4 लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ 4 लेवल है टीचिंग का, तो द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव आपसे पूछ रहा है, यानी इन चारों लेवल में गाइस कौन सा ऐसा रोल होता है जहां पे टीचर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है रेदर देन बीइंग इंटरएक्टिव, यानी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता लेकिन आपकी सक्रियता बहुत होती है। मोरी क्या होती लगता है कि है? बहुत ज्यादा पढ़ाना सी पड़ता है, सर। बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी आपका इंटरेक्शन नहीं होगा ज्यादा बच्चों से, लेकिन ऑप्शन बी। सर बी सर। यस सर ऑप्शन सर बी। बी। भी होगा ये हो सकता क्योंकि है इंटरेक्टिव क्योंकि नहीं होता है। बहुत ज्यादा अच्छी हो रहा है। एटॉमस डेवलपमेंट लेवल अंडरस्टैंडिंग। होगा सर। गाइस मेमोरी लेवल में, मेमोरी में टीचर्स को देखते हो कितना एक्टिव रहना पड़ता है, कभी भी सर कुछ भी बहुत करने ज्यादा को छोटा बच्चा, मेमोरी लेवल पे। यानी आप एक्टिव बहुत रहते हो लेकिन इंटरेक्टिव नहीं रहते, यानी आपको ऐसा नहीं है कि छोटे क्लासेस में बच्चों से बहुत ज्यादा बातें करनी है,
आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, दिन भर बैठ करके वहीं बैठे रहो, लंच भी करना है भैया वहीं पर करो, आपके छोटे क्लासेस में यही होता है ना, छोटे क्लासेस में अगर आपकी ड्यूटी लगती है या आप लोग करते हैं, दिन रात वहीं बैठे रहिए, क्योंकि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, कभी किसी से कोई लड़ाई किया है ना, तो मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर में, क्योंकि इंटरेक्शन वहाँ 0 है, लेकिन एक्टिव आपको बहुत रहना पड़ेगा, है ना। रटवाना पड़ेगा ना उसमें हर चीज। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर है ना गाइस? यस सर। तो ये क्वेश्चन बनाइए, ये वाला लो, ये तो देखिए, बताइए क्या लोग बताएं, वॉइस नहीं आ रहा। सब बताएं। So your voice is breaking. Am I audible? क्या बात है ना? यस सर। ऑप्शन सी सर। यस सर। अच्छा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर बताएं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है सर। अरे भाई आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, तो स्क्रीन नहीं दिख रही तो कभी ये नहीं दिख सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है सर। अब देखिए। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऑप्शन सी। अब हो रहा है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ ये विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है। हाँ। थोड़ा इशू ऑप्शन सी। बताएंगे इस क्या होगा आंसर, बहुत इजी है। नहीं है सर। Option number C. यस यस सी। देखिए गाइस यहाँ पे जैसे हाँ एफ के लिए देखो ई यूज हुआ है यानी -1 हुआ है ना, एफ के लिए ई हो गया यानी -1 हुआ है, ठीक बात है। आई के लिए एच हो गया मतलब -1 यानी एक पीछे आ गए। एस के लिए आर आया यानी -1, एच के लिए जी यानी -1, -1 मतलब एक पीछे। एफ से पीछे आओ ई, आई से पीछे आओ एच, एस से पीछे आओ आर, एच से पीछे आओ जी, ऐसे ही जंगल में करिए ना। जे से एक पीछे आइए तो क्या आता है, क्या आता है, आई आता है ना, आई। यू से एक पीछे आओ क्या आता है, टी, तो आई के बाद टी हो गया, हाँ टी यू। एन से पीछे आइए क्या आएगा, एन से पीछे एम। जी से पीछे आइए, जी से एक पीछे आओ क्या आएगा, एफ। एल से पीछे आओ, एल से एक पीछे क्या आएगा, और ई से पीछे एक आइए तो क्या आएगा, यानी आई टी एम एफ के डी यानी सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए। यस सर। क्लियर है ना सबका? जी सर। Yes sir. ठीक है, तो गाइस देखिए ये आज करीब हमने 10 से 11 क्वेश्चन किया। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने हैं, ये सारे मतलब 2019 के बाद के और 2023 तक यानी 2019 से 2023 का जो भी क्वेश्चन मुझे मिल रहा है तो वो मैं आपके लिए लेके हर दिन आता हूँ। तो करीब 10 की संख्या में आज मैंने 10-12 क्वेश्चन आज भी हमने किया PYQs का, तो थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा, ताकि अचानक से कुछ ऐसा आपको ना फील हो एग्जाम में कि भाई क्या आ गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मैं आपको अभी सितंबर ही चल रहा है, अभी 3 महीना है पेपर में, लेकिन अभी से आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आप दिसंबर आते आते बिल्कुल विश्वस्त हो जाएं और अभ्यस्त भी हो जाए, यानी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आ जाए, दोनों, है ना। तो एग्जाम में आपको लगेगा ठीक है भाई ये सब हमने किया हुआ है, कोई बहुत नया नहीं लगेगा आपको, है ना। तो इसलिए आपको अपने लेवल पे भी करना है गाइस, ये तो चलो हमारा क्लास का पार्ट है, तो हम हर दिन ऐसा करने के अभ्यस्त हैं। तो हर दिन हम 5-6 की, आज तो थोड़ा ज्यादा हमने कर लिया बट 5 हर दिन करते हैं हम,
है ना। परसेप्चुअल कांस्टेंट। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? अवधारणा। कांस्टेंट का मतलब होता है बाधा, यानी अवधारणात्मक बाधा। मान लीजिए कि आपको किसी चीज को लेकर के आपने कोई अवधारणा पहले से बना लिया, यानी आपने कोई विचार पहले से बना लिया, जिसको आप कहते हैं ना प्री कॉन्सेप्ट नोशन, प्री कॉन्सेप्ट आइडिया, पूर्वाग्रह से ग्रसित, है ना। तो परसेप्शन यानी एक होता है ना कि किसी के लिए कोई परसेप्शन बना लिया कि यार वो लोग ना ठीक नहीं होते, वो अच्छे लोग होते हैं, वो बड़े क्लेवर लोग होते हैं, वो बड़े चीटर होते हैं, वो बड़े करप्ट होते हैं, किसी को लेकर के आपने पहले से दिमाग में बना लिया। तो जब आप ऐसी ऐसी कोई चीज अपने दिमाग में बना लोगे ना, तो वैसे लोग जब भी आपको मिलेंगे आप सोचोगे यार ये बेकार इंसान है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मित्र था जो पंजाब का था, या जो मान लीजिए कि कर्नाटका का था, और किसी जमाने में उसने आपके साथ धोखा कर दिया किसी भी बात पे, मान लीजिए आपका कोई पैसा लेके भाग गया, या कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो आपको लगा कि यार कर्नाटका के लोग ना ऐसे ही होते हैं, धोखेबाज होते हैं, या मान लीजिए बंगाल के लोग ऐसे ही होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी आपको उस स्टेट का मिलेगा ना, तो आपके दिमाग में एक बार वो जरूर आएगा। आप समझ रहे हैं? तो एक परसेप्शन बन जाता है। कई बार हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल कांस्टेंट, अवधारणात्मक बाधा। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है कई बार, है ना। तो ये बाधा बन जाता है, और ये फिर हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन करने से रोकता है। ठीक है। सर परसेप्चुअल कम्युनिकेशन। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही सर एक्चुअली आप पास पेपर पढ़ाते हैं, उसका प्रिपरेशन हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। बट सर मेरा मेन सब्जेक्ट ना ज्योग्राफी है, तो हम यूट्यूब से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेकेंड पेपर की जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो सर कोई अच्छे राइटर की बुक, जैसे कि जिसका पेपर हमेशा पूछता हो, क्वेश्चन ज्यादा टाइम होते हो। आपने हमारे क्लास में एडमिशन लिया है, या यूट्यूब वाला ही मामला चल रहा है यहाँ भी? सबीना मैम, आप मुझे यस मैम। सॉरी मैंने कहा कि आपने क्लास नहीं, अभी सब सर ने आपसे कोई बात ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा कॉल करने को। अभी क्या नहीं, आपका नंबर नहीं है। मेरा नंबर कोई नीचे लिख दीजिए, आपका समस्या का समाधान करेंगे। ओके ज्योग्राफी के लिए सर। बता दूंगा आपको, मेरा कोई नंबर। और कोई क्वेश्चन है गाइस तो आप बताएं, किन्हीं को कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर ये क्वेश्चन बहुत बूस्ट करेंगे हमें, मतलब पेपर में। थैंक यू सो मच सर। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन आप पूछ रहे हैं। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन का मतलब होता है समान स्तर का संचार, समान स्तर का संचार। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में हैं, और आप ही के समकक्ष कोई ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से है, कोई पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से है, कोई हिंदी डिपार्टमेंट से है। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए आप पीएचडी स्कॉलर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से, कोई पीएचडी स्कॉलर है साइंस का, कोई पीएचडी स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस का, कोई ज्योग्राफी का, कोई हिंदी का। तो ऐसे में गाइस क्या है, सबका स्तर समान है ना, तो आपको बात करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी आप कभी भी 24/7 बात कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी का लेवल एक है। तो उसको कहते हैं समान स्तर का संचार। या मान लीजिए कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सब लोग प्यून है, या मान लीजिए डी ग्रेड के कर्मचारी हैं, यानी सफाई कर्मी हैं, या गेट कीपर हैं, या वार्ड है, तो सब लोग एक एक लेवल का कर्मचारी है, तो वो आपस में बात करने के लिए कभी उसको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं समान स्तर का संचार, यानी अपने लेवल पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही गाइस लेवल ऊपर होता है, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं लेकिन आपको बात करना है वाइस चांसलर से, तो डायरेक्ट आप जाके बात नहीं कर सकते हैं।
आपको मेल करना पड़ेगा अपने एचओडी को, फिर एचओडी डीन को करेंगे, फिर डीन जो है आपका वीसी को करेंगे। तो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है जिसको आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर की ओर संचार, नीचे की ओर संचार कहते हैं, है ना। और यू कैन से क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन मतलब समान स्तर का संचार, यानी सेम लेवल पे। तो सर वही हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन में फिर भी तो अपवर्ड और डाउनवर्ड लेवल तो हो ही जा रहा है ना, तो सर ये सब उसमें ही आता है, मतलब क्रॉस क्रॉस वाइज वाइज है, ऊपर नीचे की कम्युनिकेशन। बात ही नहीं है, तो समान स्तर हो गया ना, सभी का लेवल सर सेम है, समान स्तर का संचार हो गया, ऑल आर ऑफ सेम लेवल। तो वहां पे कुछ ऊपर नीचे का मामला है ही नहीं, है ना, सब लोग सेम लेवल पे हैं। और कोई डाउट है तो बताइएगा इस किसी भी टॉपिक में। ऑटोनोमस लेवल सर, ये बता दीजिए सर। ऑटोनॉमस लेवल ऑफ लेवल जो टीचिंग, हम पढ़ रहे हैं, हाँ सर। मैम ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वतंत्र जिसको आप कहते हैं, यानी स्वायत्त स्तर, टीचिंग का एक स्वायत्त स्तर, वो एक ऐसा लेवल है मैम जहां पे आप खुद से सीख, स्वतंत्रता की आजादी के साथ, की समय के साथ अपन पढ़ते हैं सर। आप नॉलेज ऑटोमेटिकली एक प्राकृतिक रूप से भी सीख रहे हैं, तो वो एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है जहां पे आपका एक स्वतंत्रता से आपका ना एक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जैसे लोगों के साथ आप संपर्क में हैं, संगति में हैं, वैसा आपका एक नॉलेज का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसा आपका बौद्धिक स्तर, तो एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है जहाँ पे कोई आपको कुछ कराता नहीं है, वो एक नेचुरली आपके एक्शन की वजह से, आपके संगति की वजह से, आपके कार्य की वजह से आपको एक नॉलेज मिलता चला जाता है, बिना सिखाए, बिना आपको कुछ कराए। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है ना, वो एक स्वायत्त स्तर है। इसको सर मैच्योरिटी से भी अपन लिंक कर सकते हैं इसको। हाँ कह सकते हैं मैच्योरिटी, मैच्योर होना है। मैच्योरिटी एक अलग वर्ड है, लेकिन हाँ आप एसोसिएट कर सकते हैं, बट वो एक अलग वर्ड हो गया ना। मैच्योरिटी तो मतलब परिपक्वता, तो परिपक्वता तो समय के साथ आता है ना। ऑटोनोमस का मतलब हो गया जहां पे आप खुद से चीजों को सीख रहे हैं, देख करके, महसूस करके, आसपास जो चीजें हो रही हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली सीखने लग जाओगे, जैसे परिवेश में रहोगे, जैसा पर्यावरण में रहेंगे, वैसा आप होने लग जाएंगे। तो दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, स्वायत्त शिक्षण का स्वायत्त स्तर। जी सर, थैंक यू सर। जी, आज हमारे क्लास से 2 लोगों का पीएचडी में भी हो गया है, डीयू में, दोनों को बुलाया था, आज दोनों में से कोई आ नहीं पाए, तो समय के साथ वो लोग आएंगे। पीएचडी में, डीयू में एडमिशन हो गया दोनों का। एक हुआ है अनु मौर्य को तो आप सब लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली जेआरएफ हुआ है, हमारे क्लास से में थी। और एक शशिकांत मिश्रा, वो कोरोना टाइम में आते थे, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, उनका भी हो गया। तो 2 लोगों का डीयू में पीएचडी में हो गया, तो दोनों लोग आएंगे, एक एक करके बुलाऊंगा ताकि वो थोड़ा बता पाए क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन, और अपना एक्सपीरियंस वगैरह वो 5-10 मिनट में करवाऊंगा उनसे। आज ही बोला था आने को, बट आज आ नहीं पाए, तो कल परसों में। और कोई डाउट है गाइस तो बताइए, अदरवाइज फिर हम मिलेंगे कल के क्लास में। ये इंटरनेट मतलब पता नहीं आज क्यों ऐसा कर रहा है, बड़ा मतलब कैसा वेदर है ना कि अंतिम संस्कार में देखते हैं जो आग जलता है, तो यहाँ का जब, जहाँ मैं अभी हूँ जिस शहर में, वहाँ यहाँ का वेदर ऐसा है जहाँ बिना लकड़ी के आग जल रहा है कमरे में। तो यहाँ का वेदर कभी खराब तो मैंने नहीं देखा, ऐसा ही रहता है, लगता है कि आग जल रहा है, इतना गर्मी है। बारिश तो उधर झारखंड में कहाँ पर है सर आप? 15-20 दिन की दिक्कत। बारिश हो रहा है, बारिश बहुत जगह हो रहा है, यहाँ पे होता ही नहीं है बारिश। सर सर को जॉर्ज बुरा लग रहा ऑरवेल के है, जन्म स्थली पे हैं अभी सर, जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थली पे। मतलब यहाँ पे सर मैं ऐसा, ये बहुत क्या ह्यूमिड है एरिया ना, ह्यूमिड है, मतलब बहुत हॉट है यहाँ यस का सर, वेदर, बहुत बहुत एक्सट्रीम बहुत हॉट है। सर। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले